हो गया। जय हिंद। आज के प्रश्न में शक्ति संतुलन के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। शक्ति संतुलन, ठीक है। दो देशों के बीच में शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन क्या होता है, इसका अर्थ को बताएंगे छोटा छोटा उदाहरण को देकर के। और ये शक्ति संतुलन क्यों जरूरी है, इस चीज को बताएंगे। उसके बाद अंत में फिर ये बताएंगे कि अगर कोई देश शक्ति संतुलन अगर नहीं रख पाता है तो क्या परिणाम इसका हो सकता है। और अंत में ये बताएंगे कि फिर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दो देशों के बीच में क्या क्या, किसी भी देश को कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। समझ रहे हैं, किसी भी देश को कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो प्रश्न क्या है, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन देखिए, यहां पर हम दो को तराजू का उदाहरण दिए है ना जी, दो को तराजू का उदाहरण दिए हैं। देखिए यहां पहला तराजू ये है और दूसरा तराजू ये है। एक को संतुलन में है ना, एक को संतुलन में मतलब क्या है कि बराबर में है। समझ गया ना जी। तो बराबर में ये इसलिए है कि इधर जितना वजन है उतना ही वजन इधर भी है, इसलिए बराबर है। संतुलन है, शक्ति दोनों की पावर क्या है कि बराबर है, कह सकते हैं ना। उसी प्रकार से जब दो देशों की शक्ति जब बराबर की बराबर का रहेगा तभी ना दोनों देश के बीच में शक्ति संतुलन स्थापित हो सकती है। इसमें दूसरा में बताए हैं कि देखो इस प्रकार से टाठा गया है ना जी। टाठाने मतलब समझता है ना, टाठाने का मतलब क्या हो जाता है, ये गो हेठ और ये गो ऊपर। यहां पर देख लो एक इस प्रकार से क्या क्या टाठा गया है, गांव देहात में बोलते हैं ना, है ना जी। ये देखिए कि इधर है 2 केजी, इधर है 1 केजी, तो 2 केजी इसका मतलब ये ज्यादा ताकतवर है और ये कम ताकतवर है, इसलिए ऊपर चल गया और ये हेठ आ गया। मतलब इन्होंने ये इसकी तुलना में क्या है, ये हल्का है, ये कमजोर है, इसलिए यहां पर क्या है, असंतुलित है। इस बात को आप समझ रहे ना। हालांकि आजकल दुकानों में ये सब तराजू सब हटते जा रहा है, सब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एकदम समझ रहे हैं जी। जब यहां पर एक छोटे से दो उदाहरण से मैं आपको शक्ति संतुलन के जब मैं बारे में बता रहा हूं तो ये दो देशों के बीच शक्ति संतुलन को आप देख सकते हैं। जब एक देश ताकतवर हो जाएगा और दूसरा देश कमजोर हो जाएगा तो फिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, देख रहे हैं यहां पर। समझ रहे हैं जी बात को। एक और मैं उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं शक्ति संतुलन का मैं एक और मैं उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं शक्ति संतुलन के लिए। जैसे मान लीजिए एक ठो मोट घाट आदमी है ना जी, एक ठो मोट घाट आदमी है और एक ठो है और एक ठो है जो सब पातर दुबर है। क्या है, एक और पातर दुबर है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में अगर फैटिंग अगर कर दिया जाए तो ये तो इसको उठा उठा के थसोर देगा एकदम। हाँ नहीं सुनो ना, पहले ये तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में इसकी शारीरिक शक्ति और इसकी शारीरिक शक्ति में दोनों में अंतर है कि नहीं है। ये 1 बजे उठाएगा और इसको ऐसे कंधा पर उठाएगा और दन से एकदम बाजार देगा, गर्दा गर्दा कर देगा। यहां पर शक्ति संतुलन हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लेते हैं यहां पर सांगो और यहां पर संजना उठा उठा थसरते रहेंगे, है ना जी। तो यहां पर शक्ति संतुलन नहीं है, यहां पर समझ है हला नहीं, यहां पर शक्ति संतुलन नहीं हो सकता है। ये जितना पावरफुल है वो भी इतना पावरफुल रहेगा तब तो बराबरी पर हो सकता है। अगर इसी प्रकार से आप दो देशों के बारे में अगर तुलना करें, दो देशों के बारे में अगर हम तुलना करें तो क्या होगा। तो शक्ति संतुलन के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आइए यहां पर जानते हैं, अब विभिन्न देशों के बीच की शक्ति संतुलन की अगर बात करें, विभिन्न देशों के बीच शक्ति संतुलन, समझ राजे, विभिन्न देशों के बीच शक्ति संतुलन का या न भटकेंगे। यहीं पर भारतीय और भारत के पड़ोसी देश के बारे में समझ लेते हैं। समझ राजे, मान लेते हैं ये भारत है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है जी बताओ। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना जी,
बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका। समझ रहा जी? इतने मान लो। अब यहां पर समझो, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। समझ रहा जी? अब एक बात बताओ, क्या सभी पड़ोसी देशों की ताकत एक जैसी है क्या? नहीं। सभी पड़ोसी देश एक जैसी ताकत नहीं रखता है। तो कोई भी पड़ोसी देश आस-पास पड़ोस में ये देखता है कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। देखेगा कि नहीं? आसपास के पड़ोसी देश ये देखेगा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है और बड़ा देश और छोटा देश कौन है। समझ रहे हैं जी बात को? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सभी एशिया महादेश के देश हैं। इसमें से मैं आपको अब एक सवाल पूछता हूं कि अगर भारत को अगर शक्ति संतुलन बनाने की अगर जरूरत है, भारत को शक्ति संतुलन बनाए रखने की अगर आवश्यकता है, तो किस देश के साथ शक्ति संतुलन बनाएगा? सो बताओ आप लोग, किस देश के साथ? अरे भगवान हो, क्या भारत को नेपाल से कोई खतरा है? नहीं ना। अरे भारत से आटा दाल चावल जाता है तब वहां पर हड़िया चलता है, वो भारतीय पर मतलब भौंकने लगेगा? तो भारत को उससे कोई खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं है। क्या पाकिस्तान से? अब पाकिस्तान खाली बोलेगा नहीं कि हमसे कहे नहीं तुम डरेगा भैया हमारे पास परमाणु बम है। तो अभी बताएंगे कि सिर्फ परमाणु बम तुम बना लेने से तुम्हारा शक्ति संतुलन नहीं हो जाएगा ना। और तुम खा खा करके पूरा पेट निकाल लिया है, कुपोषण का शिकार है, बोलेगा हमसे आकर के भिड़ो तो जरा, धकिया देगा तो वहीं पर चरपट से गिर देगा। उसको शक्ति कहेंगे जी? आध किलोमीटर कोनो डायबिटीज वाला को आध किलोमीटर दौड़ा दे, उसकी 50% डायबिटीज नहीं खत्म होगी तो फिर क्या ना, पहली बात तो दौड़िए नहीं पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो कहने का मतलब पाकिस्तान तो भारत जो है न इसके साथ शक्ति संतुलन की कोशिश करेगा, न बांग्लादेश के साथ शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, न ही श्रीलंका के साथ शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। तो भारत को किससे शक्ति संतुलन बनाने की जरूरत है? बराबरी। शक्ति संतुलन का मतलब बराबरी, बराबरी पर आना। किसके साथ सोचेगा? चीन के साथ सोचेगा। चीन के साथ सोचेगा क्योंकि जब दो पड़ोसी देश जब आपस में ये देखता है कि ये ताकतवर है हमारे सामने और ये देखता है कि ये हमारे सामने ताकतवर है, भविष्य में जो खतरा जो उत्पन्न होगा भारत के लिए, तो इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। चीन भी सोचेगा कि हमारे साथ जो भारत अगर किसी के भविष्य में अगर मेरे साथ अगर कोई खतरा उत्पन्न होगा तो भारत ही हमको टक्कर दे सकता है। क्या चीन को ये टक्कर दे सकता है? ये देगा, ये देगा, ये देगा? नहीं देगा। तो यही इसको टक्कर दे सकता है और ये इसको टक्कर दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में शक्ति संतुलन का रेशियो किसके साथ बैठता है? चीन के साथ बैठता है। शक्ति संतुलन मतलब बराबरी का। इससे पता चल जाता है, शक्ति संतुलन से पता चल जाता है क्या कि भविष्य में आने वाले समय में हमें किस देश के साथ, किस देश से हमारा खतरा हो सकता है। ये भी सोच सकता है कि हमारे ये चीन जो है से मेरे लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है भविष्य में। चीन भी सोच सकता है भारत के बारे में कि भारत भी हमारे लिए किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हैं ना जी? और भारत के लिए ये सभी देश कभी भी खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है, केवल ये थोड़ा बहुत कभी कभी समय समय पर गिदड़ भभकी देता है, उसके बाद तो उससे ज्यादा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन यहां पर शक्ति संतुलन जो होगा भारत और चीन के साथ हो सकता है, क्योंकि इससे इसको खतरा और इससे इसको खतरा है। समझ रहे जी? शक्ति संतुलन मतलब बराबरी। अब दो पड़ोसी देशों के साथ जिससे खतरा होगा, जिससे खतरा होगा, समझ रहे जी? जिससे खतरा होगा, शक्ति संतुलन उसी के साथ बनाने की कोशिश करेगा ना। क्या शक्ति संतुलन उसी के साथ बनाने की कोशिश करेगा। अब ये अगला सवाल होता है कि आखिर कोई दो देश, दो पावरफुल देश, दोनों देशों के बीच में शक्ति संतुलन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये एक अलग सवाल हो गया। समझ रहा है जी बात को? किसी देश को क्योंकि कोई भी देश, पड़ोसी देश, ये सब आपस के एक दूसरे का पड़ोसी देश है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि हमसे वह ज्यादा ताकतवर
बने। ये पड़ोसी देश की बात की दूर की बात है। अरे गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी आसपास पड़ोस के लोग भी ये नहीं चाहता है कि हमारा एक तल्ला मकान है तो वो 2 तल्ला बना लेगा। हाँ भले ही पूछेगा तो बोलेगा हाँ बनाइए, हम भी बाद में बनाएंगे, लेकिन अंदर में क्या गुजरता है इसमें है पूछता है भैया, है ना जी। अंदर में क्या गुजरता है वो अपने मन से कभी नहीं चाहेगा कि वह पावरफुल बने। हमारा 1 तल्ला का मकान हो तो 2 तल्ला का मकान बना ले। हमारे घर में पलस्तरा है तो उसके घर में एकदम टाइल्स मार्बल बिछा हुआ हो और इसको पसंद आने लगे, ये कभी तो हो ही नहीं सकता है। पसंद आएगा? कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए किसी देश को इतना भी शक्तिशाली बनना कोई भी नहीं देखना चाहेगा जो दूसरे के लिए वह भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोई भी पड़ोसी देश यह नहीं चाहेगा कि हमसे वह ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ताकतवर बन जाए। समझ रहे जी। इसलिए यहां पर अगर देखा जाए तो शक्ति संतुलन 2 देशों के बीच में कंडीशन बनती है। अगर ऐसा कहा जाए, आपने देखा भी होगा कि जब तक सोवियत संघ था, इसका मतलब दुनिया में 2 ध्रुवीय शक्ति थी। एक सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका था। सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर देता था, अमेरिका सोवियत संघ को टक्कर देता था, क्योंकि दोनों देशों की शक्ति संतुलन क्या था? बराबरी पर था ना जी। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, शक्ति संतुलन बिगड़ गया। पूरी की पूरी शक्ति किसके पास चल गया? अमेरिका के पास। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए शक्ति संतुलन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर दुनिया में अगर देखा जाए, शक्ति संतुलन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो वह कौन सा होगा? सोवियत संघ होगा। क्योंकि सोवियत संघ जब तक था तब तक अमेरिका को वह रोकता था और पूरी दुनिया में शक्ति का वह बैलेंस बना करके रखा हुआ था। अब जैसे ही सोवियत संघ खत्म हो गया, वो तो मतवाला हाथी बन गया एकदम पूरी तरीके से। इसका मतलब शक्ति संतुलन उस तरजुआ की तरह हो गया ना, तराजू की तरह। इस प्रकार जो बराबर था कैसे हो गया? इस प्रकार से तराजू की तरह हो गया। तो विश्व में भी शक्ति संतुलन इसी प्रकार से है। इस बात को आप समझ गए? शक्ति संतुलन मतलब साधारण भाषा में बराबरी पर आना। समझ रहे हैं? बराबरी पर आना। अब एक अगला सवाल ये उठ रहा है, शक्ति संतुलन के बारे में आप समझ गए कि आखिर शक्ति संतुलन कैसे स्थापित हो सकता है? शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कौन कौन सा तौर तरीका को अपनाना पड़ेगा? तो इसमें देखिए, अगर भारत को अगर शक्ति संतुलन बनाना है चीन के साथ, तो भारत को कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे? समझ रहे हैं जी। तो भारत को कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है सैन्य क्षमता। क्या? सैन्य क्षमता। भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। किसकी तुलना में? चीन की तुलना में। अर्थात भारत की जो सैनिक ताकत है, इस सैनिक ताकत को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बराबरी का संतुलन हो सकता है, शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है। तो पहले आप बात को समझ गए, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है? आर्थिक क्षमता भी क्या करना पड़ेगा? आर्थिक क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा ना। आर्थिक क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी चीन का एकदम पसीना पसीना उतरा हुआ है। चीन का बाजार जो है एकदम आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। भारत अभी जाओ, पूरे विश्व की दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था जो बन गया ना, चीन का एकदम पूरी तरह से एकदम हालत खराब हो गई है। भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश में गिनती किया जा रहा है। और पूरी भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, खास करके चाइना और ड्रैगन चटवा, वो जो साम्राज्य विस्तार की जो अभी भी नीति को अपनाता है, उसका पसीना छूट गया है कि भारत सचमुच में हमारे बराबरी पर आ गया है। इस बात को उससे निश्चित रूप से आभास हो गया है। भारत पूरी दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। जो आज से 2014 के पहले एक चुनौतियों मोबाइल नहीं बनता था, चुनौतिया टाइप का ना, अभी भी कोई नहीं देखते गांव देहातिया में इस पर लुंगिया में खोस कर रखता है इसे करके, चुनौतिया मोबाइल, नोकिया वाला या सैमसंग वाला। नोकिया तो खैर तो अब है ही नहीं, एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया है।
तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम मजबूत होते जा रही है। तो इसके मतलब भारत शक्ति संतुलन बना रहा है और बन चुका है, समझो। तो भारत को इसके साथ अगर शक्ति संतुलन बनाने, इसका मतलब भारत को अपनी ताकत बढ़ाना पड़ेगा। चीन की जितनी ताकत है उतनी ही ताकत भारत में भी अर्जित करनी पड़ेगी ना, तभी तो उसके साथ बराबरी हो सकती है। तो पहला क्या बताया, सैन्य क्षमता, सैनिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अब सैनिक क्षमता तब बढ़ेगी जब सैनिकों को नए नए आधुनिक हथियार, नए प्रौद्योगिकी जब उसको जब दिया जाएगा सैनिकों को, तभी बढ़ सकता है सैनिक क्षमता ना, सैन्य क्षमता। दूसरा आर्थिक विकास, आर्थिक क्षमता, आर्थिक रूप से भारत को एकदम पूरी तरह से मजबूत होना पड़ेगा, तभी ना होगा जी। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा होगा, तीसरा मैं बता रहा था प्रौद्योगिकी, 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 प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, तकनीक। प्रौद्योगिकी में भी विस्तार करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। घिसे पीटे प्रौद्योगिकी से काम चलने वाला अब नहीं है। प्रौद्योगिकी का मतलब समझ में आया, टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, तभी वह शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है। आपने समझ गया कि शक्ति संतुलन क्या होता है। शक्ति संतुलन मतलब बराबरी, समझ रहे हैं। दो आदमी आपस में भिड़ेगा, जब दोनों की ताकत जब बराबर जब होगा तब नहीं उठा पटक होगा। अगर एक की ताकत बहुत ज्यादा है तो एक के बजे ऐसे कलरवा पकड़ेगा, इसे एकदम फेंक देगा उन्हें, बस फिर वो दोबारा भिड़ने के लिए भी नहीं करेगा, है ना जी। क्या अब मान लेते हैं कि मोट घाट आदमी रहेगा, तनिसन ताकतवर रहेगा, भले ओकरा पास कहते हैं ना गांव देहात में कि मोट देख के डरियो ना और पातर देख के भिरियो ना। कम से कम अगर मोट आदमी गलती से अगर पतरका पर गिर गया तो बेचारा चता जाएगा ना, गलती से भी गिर जाएगा तो चता ही जाएगा, तो घायल हो जाएगा, है ना जी। तो शक्ति संतुलन के लिए इन तीन तरीकों को किसी भी देश को अपनाना पड़ेगा, तभी उसकी शक्ति संतुलन बरकरार रह सकती है, अन्यथा नहीं हो सकता है। समझ गया जी। चलिए कंप्लीट कीजिए।